क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में फँस जाओ, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तुम्हें देखकर इग्नोर कर दें? मतलब वो तुम्हारे ऊपर अटैक ही ना करें। और यही हुआ हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया तो तबाही के कगार पर है। लोग एक-एक करके मर रहे हैं, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उसे देखकर भी अनजान बने रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसके पास कोई ख़ास शक्ति है? अगर है भी, तो क्या वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद करेगा? या फिर उनका गलत इस्तेमाल करके और भी बड़ा खतरा बन जाएगा? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये धमाकेदार कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक सीक्रेट ऑपरेटिंग थिएटर में, जहां दो शेडी सर्जन्स दो जिंदा लोगों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। वे दोनों टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक अजीब हरे रंग का लिक्विड इंजेक्ट करते हैं। कुछ ही देर में मेल टेस्ट सब्जेक्ट के शरीर से हर ओर से खून बहने लगता है। धीरे धीरे जो भी चीज उन सर्जन्स ने उसे इंजेक्ट की थी वह उसके लिए बहुत ज्यादा साबित होती है, और दोनों टेस्ट सब्जेक्ट्स वहीं पर मर जाते हैं। एक सर्जन आखिरकार इस रिसर्च को छोड़ने का फैसला कर लेता है। उसे एहसास होता है कि इतने लोगों की सैक्रिफाइस करने के बावजूद उनकी रिसर्च बार बार फेलियर ही साबित हो रही है। उसे पहले से ही पता था कि इस रिसर्च का कोई भविष्य नहीं है। जाने से पहले वह साफ साफ कह देता है कि अब वह इसका हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन शिन को अब भी यकीन नहीं है कि उनकी मेहनत बेकार गई। उसके लिए जिन लोगों का उन्होंने टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया वे वैसे भी एक दो दिन में मरने वाले थे, तो अगर वे एक दिन पहले मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे इंसानियत के भले के लिए कुर्बान हुए। शीन फिर अपने जूनियर को ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह खुद बॉडीज का ध्यान रखने वाला है। उसका जूनियर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन शिन अब भी इस रिसर्च को सफल बनाने के लिए अड़ा हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए सही सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। अब चलते हैं इस कहानी के प्रोटैगोनिस्ट की तरफ। उसका नाम कांग यी ह्वान है और उसके दोस्त का नाम जिनमिन ह्यूंग है। ये दोनों एक फ्यूनरल होम में काम करते हैं, जहां वे मृत शरीरों की देखभाल करते हैं। खाने पीने और मस्ती करने के बाद वे अस्पताल जाने का फैसला करते हैं ताकि वो बॉडीज को क्लेम कर सकें। अस्पताल पहुंचने के बाद यीहवान अपना बिजनेस कार्ड काउंटर पर मौजूद अटेंडेंट को दिखाता है और खुद को हैनवूल फ्यूनरल सर्विसेज से कांग यीहवान के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। उसे उस सुबह मरने वाले पेशेंट्स के बारे में कॉल मिली थी। कुछ देर बाद उसका दोस्त ह्यूंग भी वॉशरूम से लौटकर उसके साथ आ जाता है। जल्द ही वे खुद को उसी ऑपरेटिंग थिएटर में पाते हैं जहां से उन्हें बॉडीज लेनी है। ये वही बॉडीज थीं जिन पर उन सर्जन्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। ह्यूंग पुष्टि करता है कि पीड़ित एक पिता और बेटी थे। रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन एक चीज यीहवान को अजीब लगती है। पिता का शरीर तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन लड़की का शरीर लगभग स्पॉटलेस था। बस उसके हाथ पर एक वूंड था, ना ही उसके शरीर पर कोई सर्जरी के निशान थे। उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि वे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं हैं, इसलिए उन्हें ऐसी चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए और बस बॉडीज क्लेम करनी चाहिए। यीहवान जिज्ञासा में लड़की के मुंह के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है उसका हाथ लड़की के टूटे हुए दांत पर लग जाता है और उसकी उंगली कट जाती है। अब अगला स्टेप था बॉडीज को हटाना। जैसे ही वे पिता की बॉडी उठाने लगते हैं, यीहवान अचानक देखता है कि लड़की के हाथ की चोट गायब हो चुकी है। यह देखकर वह एकदम चौंक जाता है और उसे अपने दोस्त को भी दिखाता है। लेकिन इससे पहले कि वे इस बारे में बात कर सकें, यीहवान को अचानक तेज जलन का एहसास होता है और वह वहीं गिर जाता है। ह्यूंग घबरा जाता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन यीहवान की हालत और खराब होती जाती है। अचानक वह असहनीय दर्द से चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है कि लड़की के टूटे हुए दांत से उसका खून इन्फेक्टेड हो गया है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दिल फटने वाला हो और उसका पूरा शरीर जलने जैसा दर्द सह रहा था। उसे एहसास होता है कि अगर यह दर्द जारी रहा तो वह मर जाएगा। आखिरकार वह अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका दोस्त घबराकर रोने लगता है। इसी बीच लड़की का शरीर हल्का सा हिलता है और वह धीरे धीरे मूव करने लगती है। कुछ समय बाद यहवान की आंखें खुलती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर उस मरी हुई लड़की पर पड़ती है जो दरवाजे से अपना सिर जोर जोर से पटक रही थी। स्वाभाविक रूप से यहवान यह देखकर डर से कांप उठता है, लेकिन यह डर और भी बढ़ जाता है जब वह अपने दोस्त ह्यूंग का बुरी तरह खून से लथपथ शरीर जमीन पर पड़ा देखता है। डर के मारे उसका दिल और दिमाग सुन्न हो जाता है। वह देखता है कि उसके अपने हाथ भी खून से सने हुए हैं। वह लड़की उसकी तरफ देखती है और दोनों की नजरें टकराती हैं, लेकिन वह बस मुड़कर फिर से दरवाजे पर सिर पटकना जारी रखती है। अपने दोस्त की डेड बॉडी को घूरने के बाद यहवान अपने खून से सने हाथों की तरफ देखता है। कमरे में फैली खून की मीठी अरोमा उसे अजीब तरीके से एंटाइसिंग लगती है। खून की गहरी महक उसकी नोस्ट्रल्स में भर जाती है और उसकी जीभ तक फैल जाती है। उसके सामने का सीन इतना ट्विस्टेड और सूरियल लगता है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अचानक यीहवान नोटिस करता है कि उसका मरा हुआ दोस्त हल्की सी कराहने लगता है। यह देखकर वह उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसका दोस्त शायद अनकॉन्शियस है। यीहवान सोचता है कि अगर वह उसे सही ट्रीटमेंट दिला पाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। उधर
पूरा हॉस्पिटल तबाही के कगार पर दिखता है। हर जगह खून के धब्बे हैं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं है। बस एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठकर रो रहा है और उसके पास एक लड़की की लाश पड़ी है। बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने से चमक रहा है। उसके दिमाग में डर और टेंशन भर चुका है। उसे यकीन है कि अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि इस हॉस्पिटल के बाहर की दुनिया भी अब बर्बाद हो चुकी है। वह गुस्से में उस शख्स को कोसता है जिसने ये सब किया। तभी वह देखता है कि सेक्रेटरी हल्का सा हिलता है। यह देखकर वह डर के मारे भागने लगता है। उसे यकीन है कि अगर वह और रुका तो उसे भी बेकार में मौत मिलेगी। रास्ते में एक गोल्फ क्लब उठाकर वह खुद को तैयार करता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलने का फैसला करता है। दूसरी ओर यिहवान ने अपने दोस्त को स्ट्रेचर पर रख दिया है और अब वो उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन अचानक वह खुद को कमजोर और सुस्त महसूस करने लगता है। उसका स्टमक ऐसे दर्द कर रहा था जैसे अंदर कुछ मरोड़ खा रहा हो। यह दर्द भूख जैसी लग रही थी, लेकिन यह समझ से बाहर था, क्योंकि उसने हॉस्पिटल आने से पहले ही लंच किया था। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि हम सब जानते हैं कि जो स्टारवेशन वह महसूस कर रहा है वह खाने के लिए नहीं, बल्कि खून के लिए है। फिर भी वह खुद को संभालता है और अपने दोस्त की स्ट्रेचर को धक्का देने लगता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, उसकी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो गोल्फ क्लब पकड़े खड़ा है। यह देखकर यिहवान को थोड़ी राहत मिलती है और वह जल्दी से मदद मांगता है। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है ताकि उसके घायल दोस्त का इलाज हो सके। तभी वह हेडबैंगिंग ज़ोंबी गर्ल अचानक यिहवान के पास से बिजली की रफ्तार से निकलती है और बूढ़े आदमी की तरफ दौड़ती है, जैसे वो कोई भूखी और खूनी प्यास से पागल मॉन्स्टर हो। बूढ़ा आदमी डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी दूसरे ज़ॉम्बीज एक कमरे से बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ते हैं। यिहवान बस वहीं खड़ा कांपता रहता है, यह खौफनाक नजारा देखता हुआ। इसी बीच जिस दोस्त को वह बचाने की कोशिश कर रहा था, वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह उन ज़ॉम्बीज के पास जाता है जो बूढ़े आदमी को नोच नोच कर खा रहे थे। जब वह वहां पहुंचता है तो वह भी झुकता है और बूढ़े आदमी के सिर में अपने दांत गड़ा देता है। वह भी इस ग्रूसम फीस्ट का हिस्सा बन जाता है। यिहवान एक पल भी बर्बाद नहीं करता और जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाता है। वह सोचता है कि उसका एक बार मजाकिया और लापरवाह दोस्त अब पूरी तरह से एक ब्रेनलेस ज़ॉम्बी में बदल चुका है। एक पल के लिए यिहवान को लगता है कि वह सपना देख रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि जो कुछ हो रहा है वह असल में हो सकता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और खुद को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। ये कोई सपना नहीं था। तभी उसकी नजर एक दीवार पर लगे कैलेंडर पर जाती है। आज 29 अप्रैल थी, लेकिन उसे याद था कि जब वह अनकॉन्शियस हुआ था तब 24 अप्रैल थी। इसका मतलब है कि वह पूरे 5 दिनों तक बेहोश था। वह जल्दी से अपना फोन निकालता है और देखता है कि हाँ, सच में आज 29 अप्रैल है। उसका फोन मिस्ड कॉल्स और अनगिनत अनरीड मैसेजेस से भरा पड़ा है, जो उसकी बहन नोना ने भेजे थे। मैसेजेस में वह चिंता जताते हुए उससे गुजारिश कर रही थी कि वह बाहर ना निकले और अपनी जान बचाए। जल्द ही उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब भी यिहवान को नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं था कि वह बस यहां बैठा रहे। अगर उसे नोना और मिनी को बचाना है तो उसे हर हाल में हॉस्पिटल छोड़ना होगा। दूसरी ओर किसी रैंडम कन्वीनियंस स्टोर में एक लड़की एक कोने में चुपचाप बैठी रो रही है। स्टोर के बाहर की दुनिया पूरी तरह माइंडलेस ज़ॉम्बीज से भरी हुई है, जो खून के लिए पागल हो रहे हैं। इस वक्त वह सिर्फ यही दुआ कर सकती है कि कोई आकर उसे बचा ले। इधर यिहवान पूरी ताकत से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागता है और सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसकी नजर उसी हेडबैंगिंग ज़ॉम्बी गर्ल से टकराती है। लेकिन वह किसी तरह स्टेयर्स से उतरकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। अब वह पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका है और भूख उसकी ताकत को खत्म कर रही है। उसके पास रुकने का वक्त नहीं है, लेकिन वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा। आखिर 5 दिनों तक बेहोश रहने के बाद यह नेचुरल था कि वह भूख महसूस करे। उसे इतनी भूख महसूस हो रही थी कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो वह बेहोश हो सकता है। अब उसका अगला मकसद था जल्दी से कुछ खाने के लिए ढूंढना। जैसे ही यिहवान एरिया को स्कैन करता है, उसे एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाई देता है और बिना एक सेकंड सोचे वह उस अबैंडन्ड स्टोर में घुस जाता है। अंदर जाकर वह बर्गर और सोडा इस तरह खाने लगता है जैसे कल हो ही नहीं। अपना खाना खत्म करने के बाद वह आखिरकार संतुष्ट महसूस करता है, लेकिन तभी उसे अपने बारे में कुछ अजीब लगता है। उसे यह सोचकर अजीब लगता है कि उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जो खाना वह खा रहा है वह खराब तो नहीं था। इसके अलावा उसे आमतौर पर कन्वीनियंस स्टोर का खाना पसंद नहीं था, तो फिर आज वह इसे इतने चाव से क्यों खा रहा है? अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे अपने दोस्त की याद आती है, जो अब एक असली ज़ॉम्बी में बदल चुका है। उसे याद आता है कि उसका दोस्त हमेशा ज़ॉम्बीज के अस्तित्व को लेकर क्यूरियस रहता था, लेकिन अब वही बेचारा खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका है। यिहवान अपने दोस्त को खोने के दुख में डूबा ही होता है कि तभी उसे पास के स्टोरेज रूम से कुछ हलचल महसूस होती है। वह सावधानी से रूम के पास जाता है और धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है। अंदर जाकर वह उसी लड़की को देखता है जिसे हमने पहले भी देखा था।
वह जोर से चीख पड़ती है, ये सोचकर कि कोई ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आ रहा है। डर और पैनिक से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड वह हिम्मत करके पीछे देखती है, लेकिन सामने यीहवान को देखकर उसे राहत मिलती है। यीहवान अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए उसकी मदद करने की पेशकश करता है। इसी दौरान बाहर एक ज़ॉम्बी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ रहा होता है। अंदर यीहवान कुछ खाने का सामान इकट्ठा करता है और उसे उस भूखी लड़की को देता है जो बिना रुके खाना खाने लगती है। उसे इतनी तेजी से खाते देख यीहवान उसे धीरे खाने की सलाह देता है ताकि उसका पेट खराब ना हो जाए। खाना और पानी पीने के बाद लड़की पहली बार राहत महसूस करती है और यीहवान को धन्यवाद देती है। फिर क्यूरियोसिटी में वह यीहवान से पूछती है कि वो इस स्टोर में कैसे आया। ये सवाल सुनकर यीहवान थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। वह जवाब देता है कि वह इतना भूखा था कि उसे कुछ खाने की जरूरत थी, इसलिए वह फटाफट अंदर घुस गया। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता, खासकर जब बाहर चारों तरफ माइंडलेस ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। अचानक यीहवान पूछता है कि क्या उसे कहीं फोन चार्ज करने के लिए कुछ मिल सकता है। लड़की उसे स्टोर में मौजूद कुछ पावर बैंक्स के बारे में याद दिलाती है। यीहवान उन्हें लेने के लिए जाने ही वाला होता है कि लड़की उससे दरवाजा न खोलने की विनती करती है, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। लेकिन यीहवान उसे आश्वस्त करता है कि जब वह अंदर आया था तब वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, मानो किस्मत ने उसे धोखा दे दिया हो। एक ज़ॉम्बी बाहर खड़ा होता है और वो लड़की को देखते ही पूरी तरह पागल हो जाता है। वह फुल स्पीड से उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन उसके और लड़की के बीच यीहवान खड़ा होता है। यीहवान ज़ॉम्बी को एक झटके में धक्का दे देता है, लेकिन वह उसे इतनी जोर से धकेलता है कि ज़ॉम्बी हवा में उड़ जाता है जैसे वो कोई हल्का सा कचरे का बैग हो, और वो जमीन पर घसीटते हुए गिरता है। यीहवान को लगा था कि ये बस एक सिंपल पुश था, लेकिन ये तो एक जानलेवा काउंटर अटैक बन गया। लड़की ये देखकर दंग रह जाती है और खुद यीहवान भी हैरान रह जाता है कि उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से। ज़ॉम्बी जो इस अटैक का शिकार हुआ था, वो अब पूरी तरह मर चुका है। जब कैमरा थोड़ा झूम आउट करता है तो हमें एहसास होता है कि वह धक्का कितना खतरनाक था। ज़ॉम्बी सीधा कांच की खिड़की तोड़ते हुए करीब 15 फीट दूर जाकर गिरता है। यीहवान कहता है कि हाँ, उसने पूरे दम से धक्का दिया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ज़ॉम्बी इतनी बुरी तरह उड़ जाएगा। तभी उसे एक और अजीब चीज महसूस होती है। इतनी देर से वह इधर उधर घूम रहा है, लेकिन अब तक किसी भी ज़ॉम्बी ने उसे अटैक करने की कोशिश नहीं की। लड़की भी उसकी ताकत को लेकर सवाल पूछती है। दिलचस्प बात यह होती है कि वह उसे अजूशी कहकर बुलाती है, जो कि कोरियन में अधेड़ उम्र के आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यीहवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह क्रीपी अधेड़ उम्र का आदमी कहलाना नहीं चाहता। खैर, उसे याद आता है कि उसे पावर बैंक लेना था, तो वह जनरल गुड्स सेक्शन की तरफ बढ़ता है। बाद में जब वह अपना फोन चार्ज करता है तो वह अपनी बहन नोना को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इससे उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। उसे यह सोचकर घबराहट होने लगती है कि कहीं वह अपनी बहन को बचाने में बहुत देर तो नहीं कर चुका। उसके दिमाग में उसकी बहन और दोस्त मिन की छवि घूम जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वह खुद को शांत करता है और खुद को समझाता है कि अभी घबराने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि नोना का फोन सिर्फ डिस्चार्ज हो गया हो और वह कहीं सुरक्षित छुपी हो, मदद के इंतजार में। इसलिए वह खुद को फिर से मजबूत करता है और बाहर निकलकर अपनी बहन और दोस्त को ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन बाहर जाने से पहले उसे कन्वीनियंस स्टोर में मौजूद लड़की के साथ कुछ तय करना होगा। वह लड़की से पूछता है कि क्या उसके पास फोन है। वह कहती है हाँ, लेकिन वह डिस्चार्ज है। यीहवान तुरंत उसे एक पावर बैंक ऑफर करता है और सजेस्ट करता है कि वह अपने पेरेंट्स को कॉल करे। कुछ देर बाद वह अपनी माँ से कनेक्ट कर पाती है और बात करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जल्दी से अपनी माँ को आश्वस्त करती है कि वह ठीक है और वो उसे अपने करंट लोकेशन के बारे में बताती है। उसकी माँ, जो काफी परेशान थी, यह सुनकर राहत महसूस करती है कि उसकी बेटी जिंदा और सुरक्षित है। लड़की यह भी सुनिश्चित करती है कि उसकी वेलबींग का क्रेडिट उस अजूशी को मिले जिसने उसकी मदद की थी। यह सुनकर यीहवान फिर से अनॉयड हो जाता है कि उसे क्रीपी मिडिल एज्ड आदमी समझा जा रहा है, जबकि वह सिर्फ 28 साल का है। उसे लगता है कि उसे ऐसा कहे जाना बिल्कुल अनफेयर है। अचानक लड़की की माँ उसे चेतावनी देती है कि वह घर वापस ना आए, और इसके साथ ही वह कॉल काट देती है, अपनी बेटी को चिंता और दुख में छोड़ते हुए। कॉल के बाद लड़की अनकंट्रोलेबली रोने लगती है। उसे इतना हेल्पलेस और डिस्परेट देखकर यीहवान उसे मदद करने का फैसला करता है। वह सजेस्ट करता है कि वह उसके साथ चले और वह उसे उसके घर पहुंचाने में मदद करेगा। तभी उनकी अटेंशन बाहर हो रही हलचल पर जाती है। ऐसा लगता है कि और भी ज़ॉम्बीज स्टोर के अंदर घुस चुके हैं। यह देखकर लड़की और ज्यादा डर जाती है। उसे महसूस होता है कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। यीहवान समझ जाता है कि जब तक वह बाहर की परेशानी से निपट नहीं लेता, तब तक वे बाहर नहीं निकल सकते। वह स्टोर के सप्लाईज के बीच कुछ ढूंढता है और एक टेम्पररी वेपन तैयार करता है ताकि वह खुद को डिफेंड और ज़ॉम्बीज पर अटैक कर सके।
स्टोर रूम से निकलने से पहले वह लड़की को सख्ती से इंस्ट्रक्ट करता है कि वो किसी भी हालत में दरवाजा न खोले और वो उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी वापस आएगा। ये कहकर वह बाहर चला जाता है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाजा बंद कर देता है और ज़ॉम्बीज़ से निपटने के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर की परेशानी से निपटने के बाद यिह्वान वापस आता है और लड़की को आश्वस्त करता है कि अब सब ठीक है। उसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा देखकर लड़की के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ जाती है। वह कंफर्म करने के लिए पूछती है कि क्या वह ठीक है। यिह्वान अफर्म करता है कि वह ठीक है। पहले तो उसे थोड़ा डाउट था, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के बाद अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि वह पूरी तरह से फिट है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ उसे काटने या खाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाद में यिह्वान एक गारमेंट शॉप में जाता है और अपने लिए कुछ कपड़े चुनता है। नए कपड़ों में चेंज करने के बाद वह स्टोर से बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक हैवी बाइक पर पड़ती है। बाइक की खूबसूरती मानो उसे घूर रही हो, जैसे कि वह यिह्वान को इनवाइट कर रही हो कि आओ, मुझे चलाओ। बाद में जब हम कन्वीनियंस स्टोर में वापस आते हैं, तो देखते हैं कि लड़की भी वही कपड़े चेंज कर रही होती है जो यिह्वान ने उसके लिए लाए थे। यिह्वान उससे माफी मांगता है कि उसे लड़कियों के कपड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे जो ठीक लगा उसने वही उठा लिया। चूंकि आसपास ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं हैं, यिह्वान फैसला करता है कि वो बाहर जाने से पहले थोड़ा और खाना इकट्ठा कर ले। जैसे ही वे शेल्व्स के पास जाते हैं, उसे एक बेसबॉल बैट मिलती है जिसे वह अपने लिए रख लेता है। लड़की चिंता जाहिर करती है कि वह सिर्फ उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। वे दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, फिर भी यिह्वान उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है? वह यह भी अस्यूम करती है कि एक अजूशी होने के नाते उसके पास कोई फैमिली होगी जिसे वह पहले बचाना चाहेगा। पहले तो यिह्वान का चेहरा फिर से क्रीपी सा बन जाता है जब वह उसे अजूशी कहती है। फिर वह उसे समझाता है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में किसी को भी मदद की जरूरत हो सकती है और हो सकता है कि कभी उसे भी किसी की मदद की जरूरत पड़े। सबसे जरूरी बात यह है कि ज़ॉम्बीज़ उसे काटते नहीं हैं, इसलिए उसके लिए ये कोई असली खतरा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और चांद चमक रहा है। वो अपनी हल्की रोशनी उन ज़ॉम्बीज़ पर डाल रहा है जो लापरवाही से घूम रहे हैं। लेकिन उनकी शांति जल्द ही एक तेज आवाज से टूट जाती है, जो एक तेज आवाज करने वाली बाइक से आती है। हैंडलबार के पीछे जाहिर है यिह्वान है, जो अपनी नई बाइक पर सवार हो चुका है। हालांकि वह बहुत शोर कर रहा है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तुरंत रिएक्ट नहीं करते। शायद इसलिए क्योंकि उसकी प्रेजेंस से लड़की ओवरशैडो हो रही है, जो उसके पीछे बैठी है। रास्ते में कोई रुकावट ना देखकर वह उम्मीद करता है कि वो जल्द से जल्द नोना तक पहुंच जाए और उसे इस मेस से बाहर निकाले। अब सीन कट होता है एक गैस स्टेशन की ओर, जहां अंदर एक टक शॉप में एक आदमी ज़ॉम्बीज़ से छिपा हुआ है। उसके हाथ में एक पानी की बोतल है, जो उसका आखिरी पानी का स्रोत है। उसे यकीन है कि अब उसका अंत नजदीक है। वह अपनी खराब किस्मत को कोसता है कि वह इस टक शॉप में फंस गया, जो पहले ही पूरी तरह लूटी जा चुकी है। अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज उस आदमी का ध्यान खींचती है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि इस एरिया में अभी भी कुछ सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह आवाज धीरे धीरे और करीब आ रही है। आखिरकार ये आवाज गैस स्टेशन के टक शॉप के ठीक बाहर रुक जाती है। बाइक के राइडर को एक मॉन्स्टर इन्फेस्टेड एरिया के बीच ऐसे कैजुअली रुकते देख टक शॉप में छिपा आदमी अपना होश खोने लगता है। ये कोई समझदारी भरा फैसला नहीं है, लेकिन वह अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला करता है और उन्हें पुकारता है। लेकिन उसकी चिंता बेकार साबित होती है, क्योंकि यिह्वान पहले ही उन माइंडलेस ज़ॉम्बीज़ को एक-एक करके गिरा रहा होता है। सिर्फ एक सिंगल हिट में ही हर मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। जैसे-जैसे यिह्वान ज़ॉम्बीज़ को मारता जाता है, टक शॉप का आदमी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। तभी एक ज़ॉम्बी चुपके से यिह्वान के पीछे आ जाता है, तो वह आदमी उसे चिल्लाकर सावधान करता है। लेकिन यिह्वान बस 2 कदम पीछे हटता है और ज़ॉम्बी उसके पास से ऐसे निकल जाता है जैसे यिह्वान वहां था ही नहीं। ये देखकर टक शॉप में छिपा आदमी पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। उधर जैसे ही वह ज़ॉम्बी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, यिह्वान अपने बेसबॉल बैट को इतनी ताकत से घुमाता है कि ज़ॉम्बी हवा में उड़कर किसी कचरे के बैग की तरह गिरता है। जब एरिया पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, तो यिह्वान लड़की को आश्वस्त करता है कि अब सब ठीक है। टक शॉप में फंसा आदमी अभी भी उन्हें सिर्फ घूर रहा है, ये सोचते हुए कि उसकी आंखें उसे धोखा तो नहीं दे रही। जो उसने देखा उससे साफ साबित होता है कि ज़ॉम्बीज़ ने एक बार भी यिह्वान को काटने या खाने की कोशिश नहीं की। यिह्वान फिर फ्यूल डिस्पेंसर की तरफ बढ़ता है ताकि वो बाइक को भर सके, क्योंकि आगे का रास्ता लंबा होने वाला है। लेकिन तभी वह और लड़की दोनों चौंक जाते हैं जब वह मिडिल एज्ड आदमी आखिरकार टक शॉप से बाहर आ जाता है। एक्साइटमेंट से भरा हुआ वह पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि उसके सामने खड़ा यह बंदा एक एक्सक्लूसिव स्कूप है, एक ऐसा टर्म जो यिह्वान के सर के ऊपर से चला जाता है। पानी को ऐसे पीते हुए जैसे कि इससे बेहतर चीज उसने कभी टेस्ट ही नहीं की हो, वह आदमी कहता है कि वह खुश है कि उसकी प्यास बुझ गई। यिह्वान क्यूरियोसिटी में उससे पूछता है कि वह कितने दिन से यहाँ छिपा हुआ है। फिर पता चलता है कि उसे सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं।
हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कन्वीनियंस स्टोर पूरी तरह से लूट लिया जाएगा और वहां कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। लेकिन अब अपने सेवियर्स से मिलकर वह थोड़ा होपफुल महसूस करता है। अपनी बातचीत को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए वह अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम किम गिद्दू है और वह 32 साल का एक जर्नलिस्ट है जिसे अब अपने जॉब की कोई परवाह नहीं है क्योंकि उनकी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लड़की का नाम पार्क जिन्ना है जो यूनिवर्सिटी की 20 साल की फ्रेशमैन है। और फिर आता है हमारा बंदा यीहवान जो 28 साल का दिखता है। वह थोड़ा हेजिटेट करता है ये एक्सप्लेन करने में कि वह एक मॉर्टिशियन था। गिदू ये सुनकर हंस देता है और कहता है कि यीहवान बिल्कुल भी एक मॉर्टिशियन जैसा नहीं दिखता। उधर जिना बिना कुछ कहे उसे घूर रही होती है। यीहवान को यह थोड़ा अजीब लगता है और वह उससे पूछता है कि वह उसे ऐसे क्यों घूर रही है। असल में जिना इसीलिए शॉक्ड थी क्योंकि वह सोच रही थी कि यह बंदा कहीं कोई बुढ़ा अंकल ना निकले। गिद्दू फिर पूछता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले कैसे। असल में ये बस एक कोइंसिडेंस था जिसने उन्हें कन्वीनियंस स्टोर के जरिए मिलवाया। यीहवान भी मानता है कि यह थोड़ा वियर्ड था कि उन्होंने अब तक अपने नाम तक नहीं पूछे थे। लेकिन फिलहाल गिद्दू किसी और चीज को लेकर ज्यादा क्यूरियस है। वह सीधे यीहवान से पूछता है कि उसकी ये अजीब एबिलिटी क्या है जिससे वह ज़ॉम्बीज के लिए या तो इनविजिबल हो जाता है या इम्यून रहता है। बाहर ज़ॉम्बीज फ्रेश ब्लड की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन अंदर बातचीत जारी रहती है। यीहवान बताता है कि वह 5 दिन तक मॉर्चुरी में अनकॉन्शियस पड़ा था और होश में आने के बाद ही उसे इस एपोक्लिप्स के बारे में पता चला। उसे बस इतना याद है कि वह बहुत बीमार हो गया था और फिर ब्लैकआउट हो गया था। जर्नलिस्ट गिदू बड़े ध्यान से इन डिटेल्स को नोट कर रहा होता है और कंफर्म करता है कि यीहवान ने हॉस्पिटल से एस्केप किया और फिर जिना से मिला। वह यह भी कंफर्म करता है कि जिना इस पूरे समय अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब यह साफ हो जाता है कि उनमें से किसी को भी सही मायने में पता नहीं कि यह सब हुआ कैसे, जो गिद्दू के हिसाब से शायद उनके लिए एक ब्लेसिंग है। जिना यह सुनकर डर जाती है और पूछती है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। गिद्दू गहरी सांस लेते हुए बताता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया ज़ॉम्बी लैंड में बदल चुकी थी, इसलिए वे बस इमेजिन ही कर सकते हैं कि वहां कितना बुरा हुआ होगा। डिटेल में बताते हुए गिद्दू समझाता है कि पहले 2 दिनों में असल मायने में नरसंहार हुआ। आम लोग तुरंत फ्लैश ईटिंग ज़ॉम्बीज में बदल गए और उनमें से ज्यादातर लोग मर गए, यह जाने बिना कि असल में दुनिया में हो क्या रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग अपने सबसे करीबी लोगों द्वारा शिकार बनाए जा रहे थे। वे समझ ही नहीं पाए कि उनके अपने दोस्त और परिवार अचानक से ऐसे मॉन्स्टर्स क्यों बन गए। इन भयानक डिटेल्स को सुनकर जिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। जर्नलिस्ट अपने ज्यादा ग्राफिक डिटेल्स के लिए माफी मांगता है और इस बात पर जोर देता है कि जिना का परिवार ठीक होगा क्योंकि उसने कॉल पर कंफर्म किया था। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वे जरूर फिर से मिलेंगे, एक फैक्ट जिसे जिना भी मानती है, हालांकि उसके शब्दों में संदेह झलकता है। यीहवान डिस्कशन में इंटरजेक्ट करने का फैसला करता है क्योंकि उसे जर्नलिस्ट की कहानी में इंटरेस्ट आ गया है। गिद्दू खुद भी मानता है कि अभी जर्नलिस्ट होने का कोई खास मतलब नहीं है। असल में वह इस अपोक्लिप्स के कारणों का पता लगाने के लिए एक केस पर काम कर रहा था, लेकिन इसी प्रोसेस में उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया और वह यहां फंस गया। ज़ॉम्बी अपोक्लिप्स के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक यीहवान उससे पूछता है कि उसने अब तक क्या फाइंडिंग्स की हैं। जर्नलिस्ट आर्गुमेंट देता है कि यह अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका ध्यान एक और ज्यादा क्रिटिकल मैटर पर चला जाता है। जैसे ही वह बाईं तरफ मुड़ता है वह डर से कांप उठता है क्योंकि एक ज़ॉम्बीज का ग्रुप खिड़की के बाहर खड़ा पागलों की तरह अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। यह नजारा पूरी टीम को डरा देता है, खासकर इसलिए क्योंकि वे गैस स्टेशन से बाहर भी नहीं निकल सकते बिना इस पागल ज़ॉम्बी भीड़ का शिकार बने। यीहवान को लगता है कि अब उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। चूंकि इस समय बाइक यूजलेस है, वह गिद्दू से उसकी कार की लोकेशन पूछता है। पता चलता है कि कार सड़क किनारे कुछ ही मिनटों की दूरी पर खड़ी है, लेकिन उनकी वहां तक पहुंचने की एकमात्र संभावना तभी है जब वे पहले इन क्रीपी ज़ॉम्बीज से निपट लें। एक बल्ले को पकड़ते हुए यीहवान फैसला करता है कि वह उनके लिए रास्ता साफ करेगा जबकि बाकी लोग दरवाजे को ब्लॉक करेंगे। जर्नलिस्ट को यह आइडिया रेकलेस लगता है क्योंकि यीहवान अपनी जान खतरे में डाल रहा था बस बाहर निकलने के लिए। लेकिन यीहवान भरोसा दिलाता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, खासकर क्योंकि ज़ॉम्बीज उसे काटते ही नहीं। फिर वह जिना की तरफ मुड़ता है और एक जेंटल स्माइल के साथ उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे उसके घर जरूर पहुंचाएगा जैसा कि उसने कहा था। यह सुनकर जिना अपनी हिम्मत जुटाती है और उससे कहती है कि उसे उसको बस उसके नाम से बुलाना चाहिए क्योंकि उनकी एज गैप इतनी बड़ी नहीं है। यह सुनकर हमारा बंदा मुस्कुराता है और उसका नाम लेते हुए ज़ॉम्बीज से भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि गिद्दू पूरे टाइम ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे वह किसी दो कपल्स के बीच फंस गया हो। बाहर क्रीपी ज़ॉम्बीज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक इंसान लिटरली एक सुपर हीरो एंट्री मारकर उन सभी को धूल चटाने आ जाएगा। डिटर्मेंट ग्लेयर के साथ यीहवान अनाउंस करता है कि वह उनमें से एक को भी अंदर नहीं आने देगा। ज़ॉम्बीज चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान उनकी पूरी हालत खराब कर देता है।
अचानक एक ज़ॉम्बी जो उसके पास से गुजर रहा था, उसे देखते ही बिना किसी कारण के यीहवान उसे इतनी ताकत से दीवार में स्लैम करता है कि वह वहीं ढेर हो जाता है। वह एक और इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ज़ॉम्बीज उसे अटैक नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वे उसकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे। हालांकि इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र गोल है इन्हें अंदर घुसने से रोकना। खिड़की से इस पूरे सीन को देख रहे गिद्दू की हालत खराब हो जाती है। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। उसे भी वही चीज समझ में आती है जो यीहवान ने नोटिस की थी, लेकिन उसके साथ साथ उसे यीहवान की अचानक से बढ़ी हुई स्ट्रेंथ भी डराती है। जिस तरह से यीहवान बिना किसी एफर्ट के ज़ोंबीज को उठा उठाकर फेंक रहा है, उससे उसकी स्टैमिना भी जल्दी खत्म होने लगती है। हालांकि उसने हाल ही में खाना खाया था, फिर भी उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। यह वही फीलिंग है जो उसने पहले भी महसूस की थी, जिससे उसका शरीर कमजोर और खाली सा लगने लगता है। ज़ॉम्बीज को चारों तरफ उड़ाते हुए यीहवान कंक्लूड करता है कि शायद उसे यह पूरी हॉर्ड साफ करने के बाद खाना खाकर ठीक महसूस होगा। उधर जिना का चेहरा पूरी तरह डर से जम चुका होता है। उसे इस हालत में देखकर अचानक यीहवान घुटनों के बल गिर जाता है। ये देखकर गिद्दू चौंक जाता है और जिना घबरा जाती है, क्योंकि यीहवान लिटरली ब्रेथलेस होकर ज़ॉम्बीज के बीच बैठा होता है और वे उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होते हैं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि अभी-अभी ये क्या हुआ या ये क्यों हुआ। वो बस इतना जानता है कि उस वक्त वह सिर्फ जिना के बारे में सोच रहा था। अब यहाँ पर एक बड़ा शॉकिंग रेवलेशन होता है। यीहवान एक बहुत ही गहरी और खतरनाक टेम्पटेशन महसूस कर रहा है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसे इंसान खाने की क्रेविंग हो रही है। असल में इस मामले में वह ज़ॉम्बीज से अलग नहीं है, और शायद यही रीजन है कि वे उसे पहचान ही नहीं पा रहे। जिना उसे इस हालत में देखकर बुरी तरह से डर जाती है और उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन गिद्दू प्रैक्टिकल होकर उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा करना बेहद रेकलेस होगा। जब वे दोनों बहस कर रहे होते हैं, यीहवान फिर से अपना स्टैंस पकड़ता है और बिना रुके ज़ॉम्बी को गिराने में लग जाता है। वह जितने ज़ॉम्बीज को मार सकता है, वो उतने मारता जाता है। अपनी आखिरी मूव में वह एक ज़ॉम्बी का सिर जमीन में रगड़कर कुचल देता है। लेकिन उसके इस फायर अटैक के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वह बुरी तरह हाँफ रहा होता है और अंदर से डरा हुआ भी महसूस करता है। यह अच्छा नहीं है और उसे भी इसका एहसास है। यहाँ तक कि गिद्दू भी दूर से उसकी हालत भांप सकता है। हमारा कंफ्यूज्ड, ट्रबल्ड और कन्फ्लिक्टेड प्रोटैगनिस्ट खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वह ज़ॉम्बीज से अलग है। वह इंसान है, या कम से कम वह यही बिलीव करना चाहता है। उसकी आंखों में एक रेड स्पिरिट चमकने लगती है और यीहवान खुद से वादा करता है कि वह कभी इतना नीचे नहीं गिरेगा कि वो इन मॉन्स्टर्स जैसा बन जाए। अच्छी बात यह है कि पानी पीने के बाद उसकी टेम्पटेशंस खत्म हो जाती हैं। यीहवान ने इतना पानी पिया जैसे वह डिजर्ट में भटक रहा हो, लेकिन यह भी तो जरूरी था, क्योंकि उसने अकेले ही इतनी सारी ज़ॉम्बीज को मार गिराया था। जिना को चिंता होती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन असल में उसे कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ। जर्नलिस्ट को अब भी यह बात अजीब लगती है कि कोई अकेले इतनी बड़ी ज़ॉम्बी के ग्रुप से लड़कर बच सकता है। हालांकि यीहवान की एक्सट्रीम भूख अब भी बनी हुई थी, उसकी टेम्पटेशन अब एक गट रेंचिंग स्टमक पेन में बदल गई थी। इस दर्द को इग्नोर करते हुए वह प्लान पर फोकस करता है और सजेस्ट करता है कि वे गिद्दू की कार का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह सबसे सेफ एस्केप रूट होगा। गैस स्टेशन में ही कहीं ना कहीं एक फ्यूल कैन मिल सकता है, जिससे वे गाड़ी को रिफ्यूल कर सकते हैं। यीहवान सजेस्ट करता है कि वे सब साथ में चलें, क्योंकि अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी कहीं से चिल्लाते हुए हेल्प के लिए भागता हुआ आता है। यह देखकर पैनिक लेवल और बढ़ जाता है। यीहवान गौर करता है कि यह बंदा सच में लेजिट लग रहा है, क्योंकि उसकी आवाज में सच्ची डेस्परेशन झलक रही थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका दोस्त बहुत बुरी तरह से घायल था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। इस स्थिति को लेकर यीहवान थोड़ा कैलकुलेशन करता है, क्योंकि अपोकलिप्स के बीच में किसी पर भी भरोसा करना रिस्की हो सकता है। गिद्दू कॉशन देता है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जिना इस सोच के खिलाफ जाती है और आर्ग्यू करती है कि उन्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यीहवान भी इस बात से अग्री करता है, चाहे यह सोचना थोड़ा नाइव ही क्यों ना हो। गिद्दू साई करता है और कहता है कि ठीक है, अगर वे कंफर्टेबल हैं तो वे मदद करेंगे। जिना दरवाजा खोलती है और इन दोनों बंदों को अंदर आने देती है, जो अंदर घुसते ही अपने भाग्य पर शुक्रगुजार महसूस करते हैं। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये दोनों असल में असली स्कमबैग्स हैं और उन्होंने बस अंदर आने का फ्री टिकट पा लिया। जिना उन्हें पानी देती है ताकि वे खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर सकें, और वो उनकी कंडीशन के बारे में पूछती है। जर्नलिस्ट तुरंत स्केप्टिकल हो जाता है और पूछता है कि कहीं उनका दोस्त ज़ॉम्बी द्वारा काटा तो नहीं गया। इस पर पहला वाला बंदा घबरा जाता है और दिखाने की कोशिश करता है कि उस पर कोई चोट के निशान नहीं है। दूसरा बंदा कहता है कि अगर ज़ॉम्बी ने उसे काटा होता तो वह अब तक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता। हालांकि जर्नलिस्ट को अब भी शक होता है और वह उनसे सर्वाइवल स्ट्रेटजी के बारे में पूछता है। पता चलता है कि इन लोगों के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। वे बस अपने दोस्त की मदद पाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। गिद्दू की डाउटफुल एटीट्यूड जिना को इरिटेट कर देती है। वह चिढ़कर कहती है कि उसे इन लोगों की मदद करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वे मुश्किल में हैं। आखिरकार वे सिर्फ यीहवान की काइंडनेस की वजह से जिंदा बचे हैं।
वह आदमी जो पसीने में डूबा हुआ था, वो बार-बार उन्हें उनकी जेनरॉसिटी के लिए धन्यवाद कहता है। गिद्दू मानता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा हार्श रिएक्ट कर दिया। इसी बीच युवान गिद्दू से पूछता है कि क्या उसकी कार एसयूवी है। इसका मतलब यह था कि पांचों लोग आराम से उसमें सफर कर सकते थे। लेकिन यिहवान का प्लान थोड़ा अलग था। वह खुद के लिए एक मोटरसाइकिल तलाशना चाहता था। उसका सोचना था कि वह ग्रुप के आगे जाकर रास्ता स्काउट कर सके ताकि वे सेफेस्ट लोकेशंस ढूंढ सकें। ये एक समझदारी भरी स्ट्रैटेजी थी क्योंकि वे हमेशा एक जगह नहीं रुक सकते थे। जर्नलिस्ट इस आइडिया से अग्री करता है और वे डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द गाड़ी लेने निकलेंगे। जिना प्रॉमिस करती है कि जब तक वे गाड़ी लाने जाएंगे वह घायल आदमी की देखभाल करेगी। गिद्दू उसे आश्वस्त करता है कि वे जल्दी वापस आएंगे, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि ये नए आए हुए लोग पहले से ही कोई गहरी साजिश रच रहे थे। सीन कट होता है यिहवान और गिद्दू की तरफ, जो कार की लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं। वे गाड़ी में फ्यूल भरते हैं, लेकिन इसी बीच यिहवान क्यूरियस हो जाता है कि जर्नलिस्ट को उन तीन नए बंदों से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। फिर वो समझाता है कि उसकी गट फीलिंग कह रही है कि इन अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो नेचुरली कॉशियस है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में जो शेयर हॉरर उसने झेला है, उसी ने उसे लोगों के लिए इतना सिनिकल बना दिया है। यिहवान ये सुनकर इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है कि जर्नलिस्ट ने उन्हें पहली मुलाकात में ही क्यों ट्रस्ट कर लिया। जर्नलिस्ट बताता है कि वो पहले से ही डिहाइड्रेशन की वजह से पागल होने की कगार पर था और किसी भी हालत में सरवाइव करना चाहता था। यिहवान और भी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि जब उन्होंने पहली बार मुलाकात की थी तब उसने उसे स्कूप क्यों बुलाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जर्नलिस्ट को एक ऐसा बंदा मिल गया जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में लिटरली इम्यून है। इतने में हमारा लड़का पेट पकड़कर आसमान फाड़ देने वाला ग्रम्बल करता है। लगता है ये आदमी पागलों की तरह खाना खाने वाला है जब ये सब खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है, लेकिन ये तो लॉजिकल ही है कि इतनी ज़ॉम्बी बैटल्स के बाद वो एग्जॉस्टेड हो चुका है। गिद्दू को लगता है कि उन्हें कार मिलने के बाद सबसे पहले खाना ढूंढना चाहिए, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। हमारे प्रोटैगोनिस्ट को एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे उसे कोई चीज बहुत अजीब लग रही हो। वो धीरे से मुड़ता है, लेकिन वो वहीं जम जाता है। उसने कुछ सुना है, और इस बार वो ज़ोंबीज नहीं है। यिहवान को पूरा यकीन है कि उसे जिना की आवाज सुनाई दी थी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।